हेलो गाइस। तो देखो, अभी आपको मैंने मानव रोग तक के सवाल करवा चुकी हूँ। ये जैव विकास के सवाल होने वाले हैं, ठीक है। जैव विकास के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम वो सवाल इस मतलब वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपने पूर्वजों से आधुनिक मानव होमो सेपियंस, आपको पता है ना मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस के उद्ध विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है तो जबड़ों का छोटा होना, द्विनेत्री, कपाल गुहा के आयतन में वृद्धि या फिर सीधी खड़ी मुद्रा। तो ध्यान रखना, कपाल गुहा के आयतन में वृद्धि। और आपको एक और चीज़ बोलूँगी, आप अगर एमसीक्यूज देख रहे हो तो एमसीक्यूज देखने के बाद में तुरंत अपने टॉपिक को अगर कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज रिवाइज कर लिया करो। आपको और अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ से सवाल आए, राइट। या फिर टॉपिक देखने के बाद में एमसीक्यूज वाली पे आया करो वीडियो पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाश्म मानव जाति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो जीवाश्म मानव जाति के जो संबंध में इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है कि नीएंडरथल मानव तथा क्रो-मैग्नोन मानव जो है वो कुछ काल साथ रहे थे, ठीक है। अभी आप तो छोटा, और अगर आपके पास इसका मैटर नहीं है ना, ये वाला टॉपिक और मानव रोग वाला बहुत अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, चुपचाप से पढ़ के आओ, ठीक है। डुबोइस इनने पहले मानव जीवाश्म प्राप्त किए थे। तो डुबोइस ने पहले मानव जीवाश्म जो है वो कहाँ से प्राप्त किए थे? अफ्रीका, चीन, या फिर भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ, या फिर जावा में सोलो नदी के किनारे। तो ध्यान रखना, जावा में सोलो नदी के किनारे से प्राप्त किए थे। एक विलुप्त मानव जो 10,000, आई थिंक ये तो 10,000 से भी ज़्यादा है। एक विलुप्त मानव जो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के भागों में रहता था। इसकी कद काठी, छोटी मोटी बाहें, दबा हुआ माथा, चौड़े दांत वाले बड़े जबड़े, गठीला शरीर, धीमी व बढ़ेगी चाल, 1 मिनट, बेड की चाल, बेढंगी है, अच्छा ये, और झुकी हुई मुद्रा थी, वह है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो किसकी हैं? होमो हैबिलिस की, निएंडरथल मानव की, या रामापिथेकस की, या क्रो-मैग्नोन मानव की। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रो-मैग्नोन मानव की। एक बात तो आपको भी पता है, पहले हम ऐसे नहीं हुआ करते थे, हमारे पूर्वज लोग तो बंदर हुआ करते थे। तो धीरे धीरे विकास हुआ कालों के दौरान, उसके बाद में आज हम इस तरह से है। और हमारा नाम क्या है? होमो सेपियंस पड़ा है, राइट, मानव का वैज्ञानिक नाम। अब ये मत बोला मेरा नाम तो ये है, वही जनरल नाम पूछ रही हूँ मैं। और क्रो-मैग्नोन मानव भी बीच में कहीं आए होंगे, तो उन्हीं की ये क्वालिटीज़ थी, मतलब उनके ये लक्षण थे, ठीक है, या बोल सकते हो उनमें ये 7 चीज़ें पाई जाती थी। भूवैज्ञानिक समय मापकरण के द्वारा ड्रायोपिथेकस जीवाश्म की उम्र है। तो जो ड्रायोपिथेकस जीवाश्म है उसकी उम्र क्या है? 24 × 10⁶ वर्ष पुरानी है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कौन सा था? तो अब आजकल तो आपको पता है पेट्स को पालने का ट्रेंड ही चल रहा है, और अच्छी बात है पेट्स से प्यार करना, पेट्स लवर भी बहुत होंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू किसे बनाया गया था? तो घोड़ा, गाय, सुअर या कुत्ता? तो कुत्ते को ही बनाया गया था। पता है ना, कुत्ता बहुत अच्छा, मतलब अगर सच में इनसे बहुत अच्छे से रहा जाए ना तो ये बहुत अच्छे मित्र हैं मनुष्य के। आपने भी देखा होगा कुत्ता कितना प्यार करता है इंसानों से, बट मुझे तो सीरियसली कुत्तों से डर लगता है, किसी को बताना मत, ठीक है। बट फिर भी मैंने देखा है मेरे आसपास में ही काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉग्स बहुत पसंद है, कैट्स बहुत पसंद है। तो ये तो अपनी सीक्रेट बात है। थोड़ा हंसते खेलते पढ़ते ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वरना मैं खुद बोलते बोलते बोर हो जाती हूँ, और आप भी वीडियो देखते देखते बोर हो जाते होंगे। आधुनिक मानव होमो सेपियंस के विकास के चरणों का सही क्रम है। तो जो अब मैंने बताया था ना, होमो सेपियंस आज अपन हैं, ऐसे अपन आए कैसे? तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल मानव, फिर क्रो-मैग्नोन मानव, और फिर आधुनिक मानव। देखो इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि बीच में से एक सवाल एक मिसिंग कर दे और आपको ये पूरी सीरीज़ दे दे और पूछे इसको पूरा करो, राइट। तो आपको जब ये ऑर्डर पता होगा कि आज मानव आधुनिक, मतलब आधुनिक मानव के रूप में कब कैसे कहाँ आया, तो तभी आप ये करेक्ट कर पाओगे। हो सकता है कोई सा भी गायब करके पूछ ले, काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो गामा विकिरणें होती है उनके द्वारा उत्परिवर्तन जो है वो प्रेरित किए जाते हैं। मानव का निकटतम संबंधी है, तो मानव का निकटतम संबंधी बताओ कौन है अपने रिश्तेदार? तो चिंपैंजी या वनमानुस, ठीक है। निम्न में से सही क्रम क्या है?
तो निम्न में से सही क्रम क्या है? जावा मानव, पेकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव, नियंत्रण मानव या क्रोमैग्नोन मानव। तो यही इसका सही क्रम है। वही जो मैंने आपको अभी बताया था, ऑर्डर पूछ लिया जाता है। अब देखो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा प्रमाण ये दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनोइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है? तो यह दर्शाता है आपको लिंग गुणसूत्रों से पता चलता है, देही गुणसूत्रों से और माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्ष से डीएनए द्वारा। मतलब आपने कैसे कह दिया भाई कि जो होमिनोइड कपी है वो चिंपैंजी जैसे, मतलब चिंपैंजी के आसपास के ही हैं, तो कुछ तो सिमिलरिटी देखी होगी ना, तो ये सब देखा था। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है और प्रकृति द्वारा चयनित हो जाती है। ठीक है, ये सही बात है। आपको भी पता है कि अनुकूलन हुए हैं, जैसे जिराफ की बहुत लंबी गर्दन हो चुकी है। जावा मानव का जैविक नाम है, तो जावा मानव का जो जैविक नाम था वो था होमो इरेक्टस। ये चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बहुत जगह आपको क्रम में भी होमो इरेक्टस देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल में बताया था और दूसरे सवाल में जावा भी देखने को मिला था, तो कंफ्यूज मत होना। होमो इरेक्टस जो है जावा मानव का जैविक नाम है, होमो सेपियंस तो आज के मानव का नाम है। कौन सा पुरातन मानव आधुनिक मानव के समान था? तो इनमें से कौन सा मानव है? तो ऑब्वियस है, जो मैंने आपको क्रम याद करने के लिए बोला है, आप उससे ही आइडिया लगा सकते हो। मानव के आधुनिक मानव के पास में जो सबसे पास में होगा, ऑब्वियस है वो ही जो है मतलब इनके समान था। तो ध्यान रखना, लास्ट में मैंने बताया था क्रोमैग्नोन, इसीलिए बोलो देख लो वो क्रम कितना इंपॉर्टेंट है। बस सोचने का फ़र्क पड़ता है। अगर आपने वो क्रम देख रखा है, सोच रखा है, याद है, तो आप काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे सकते हो ओनली एक उसी लाइन से, कि सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर होमो इरेक्टस मतलब जावा थे, फिर निएंडरथल मानव थे, फिर क्रोमैग्नोन मानव, उसके बाद में आधुनिक मानव। तो क्रोमैग्नोन मानव और आधुनिक मानव सेम पास पास थे, तो ऑब्वियस है इनमें समानता ही तो होगी ना। तो बस वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अनुकूली विकिरण का क्या अर्थ है? तो अनुकूली विकिरण का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, एक समान पूर्वज से विभिन्न जाति का विकास, ये एक मतलब ये है अनुकूली विकिरण का अर्थ। ठीक है, एक समान पूर्वज से विभिन्न जाति का विकास होना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव का निकटतम संबंधी है। देख लो, वापस से पूछ लिया है ना। तो गोरिल्ला, औरंग उटाउन, गिब्बन या साइनेंथ्रोपस, साइनेंथ्रोपस। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, गोरिल्ला। डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। तो जो डार्विन की फिंच है वो किसका उदाहरण है? बताओ फटाफट, चलो। डार्विन को तो हर कोई याद रखता है, अनुकूली विकिरण का। ठीक है, रासायनिक विकास की संकल्पना किस पर आधारित है? तो रासायनिक विकास की जो संकल्पना है वो इनमें से किस पर आधारित है? तो वो आधारित है उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के समायोजन द्वारा जीवन का संभावित उद्भव। ठीक है, रासायनिक विकास की संकल्पना जो है वो इस पे आधारित है कि उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन द्वारा जीवन का संभावित उद्भव। पिथिकेंथ्रोपस की खोपड़ी मिली है, तो पिथिकेंथ्रोपस की जो खोपड़ी है वो कहाँ पे मिली है? ध्यान रखना, वो जावा से। ठीक है, जावा जगह का नाम ही है बच्चों, जावा से मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कभी विभिन्न वंशवर्तों की दो जातीय अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है, तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो जब एक दूसरे के समान दिखे ना, तो उसको अभिसारी विकास कहा जाता है। क्रोमैग्नोन मानव था, क्रोमैग्नोन मानव किस टाइप का था? तो ध्यान रखना, वो सर्वाहारी था। क्रोमैग्नोन जस्ट आधुनिक मानव से पहले वाला मानव। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताओ फटाफट। आप लोग भी तो दो पैरों पे चलते हो ना, हाथ स्वतंत्र होकर दूसरे कार्य कर सकते हैं। देख लो क्या दिमाग लगाया, राइट। निम्न में से किसको आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? तो आधुनिक मानव का जो सीधा पूर्वज है वो होमो इरेक्टस मतलब वो जावा वाले को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष डार्विन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष है जो डार्विन से संबंधित नहीं था? तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये संबंधित नहीं है। इसके अलावा योग्यतम की उत्तरजीविता, राइट, अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये तीनों ही संबंधित थे।
जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त जैव रासायनिकवाद प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि AI ऑपेरिन द्वारा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त जैव रासायनिकवाद, है ना, सर्वाधिक उपयुक्त जैव रासायनिकवाद किसने दिया था? AI ऑपेरिन द्वारा। कोएस्टर वेट निम्नलिखित वर्ग से संबंधित है। तो ये जो संबंधित थे वो थे लिपिड कला द्वारा घिरे हुए आणविक पुंज से, ठीक है, लिपिड कला द्वारा घिरे हुए आणविक पुंज से कोएस्टर वेट वर्ग से संबंधित थे। मतलब जो कोएस्टर है ना, वो कौन से वर्ग से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे लिपिड कला द्वारा घिरे हुए आणविक पुंज से। देख लो सवाल की लैंग्वेज ऐसी है कि 2 बार सवाल पढ़ रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है, तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना सवाल को, बट गलत करके मत आना, ठीक है। गलत करोगे तो आते हुए नंबर भी जाएंगे और आपको नेगेटिव भी बचानी है, सबसे बड़ी बात यही है। जंतुओं के शरीर तरल में लवणों मतलब सोडियम क्लोराइड एवं अन्य की उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन की जो शुरुआत हुई होगी। तो जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। इन्होंने तो बोल दिया कि इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड NaCl वगैरह आपको पता है ना, केमिस्ट्री में हमने हल्का फुल्का पढ़ा हो, तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपको लवण मिलता है और वाटर मिलता है। तो उसके अंदर आपसे पूछा है कि अनुमान लगाओ आपकी किससे उत्पत्ति हुई होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, आदि सागर में, ठीक है। ओरिएंटल शोर रोग का कारक है, क्योंकि आपको पता है ना सागर का पानी खारा होता है, वो है लवण की वजह से ही तो होता है। ओरिएंटल शोर रोग का कारक है, तो ओरिएंटल शोर जो रोग है उसका कारण क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोआ की वजह से ओरिएंटल शोर रोग होता है। आधुनिक मनुष्य का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रो-मैग्नोन। ध्यान रखना एक चीज़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है, तो उस टाइम पे होमो इरेक्टस आएगा, और आधुनिक मनुष्य का नवीनतम पूछे तो फिर क्रो-मैग्नोन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत डी व्रीज द्वारा दिया गया था? तो डी व्रीज के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम या उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो ध्यान रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। निम्न में से कौन सा तथ्य कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है? निम्न में से कौन सा तथ्य जो कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है? तो समझात एवं अवशेषी अंगों का पाया जाना ही इसका साक्ष्य है, ठीक है। मनुष्य में निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो मनुष्य में निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? एपिग्लोटिस, बाह्यकर्ण की पेशियां, अंडाकार खात या फिर इलियम? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एपिग्लोटिस है ना, बाह्यकर्ण, पिन्ना की पेशियां, या इलियम या अंडाकार खात। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो बाह्यकर्ण होता था ना, पिन्ना की पेशियां, वो अवशेषी अंग के रूप में वो अभी नहीं पाया जाता मनुष्यों में, और जो अंग नहीं पाए जा रहे अभी अवशेषी तो हो गए वो एक तरह से, ठीक है। स्टेनले मिलर के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात था। तो जो स्टेनले मिलर ने प्रयोग किया था उसके अंदर जो मीथेन थी, अमोनिया थी तथा हाइड्रोजन था, उसका अनुपात क्या रखा गया था? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है कि जो मीथेन थी उसका वो 2 गुना, अमोनिया 1 गुना और हाइड्रोजन 2 गुना, ये अनुपात लिया गया था, ध्यान रखना। और किसका प्रयोग था? स्टेनले मिलर ने किया था। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, तो अभिसारी जो विकास है वो किससे प्रदर्शित होता है? समजात अंगों द्वारा, समवर्ती अंगों द्वारा, अवशेषी अंगों द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो ध्यान रखना समवर्ती अंगों के द्वारा आपको अभिसारी विकास के बारे में पता चलता है। अजगर में कौन सा अवशेषी अंग है? अजगर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो अब नहीं पाया जाता है, पुराने जमाने में पाया जाता था? तो नासिका, पश्चपाद, दांत या स्कैल्स? तो ध्यान रखना पश्चपाद। डार्विन की पैंजेनेसिस वाद के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारकों का आदान प्रदान शरीर की किस कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थ का होता है? तो देखो डार्विन ने जो अपना पैंजेनेसिसवाद बता दिया था सिद्धांत, उन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है कारकों का आदान प्रदान होता है, तो वो शरीर की किस कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थ के थ्रू होता है, आपसे यही चीज़ पूछी गई है। तो इसके अंदर ऑप्शन है केंद्रक, जैमुल, जर्म या फिर DNA अणु। तो ध्यान रखना जैमुल के द्वारा ही यह आदान प्रदान होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, मतलब किस कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थ का होता है? तो ध्यान रखना जैमुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38,
डी ब्रीज के मतानुसार उद्विकास होता है। तो डी ब्रीज थे, वैज्ञानिक का नाम है, उनके अनुसार उद्विकास को कैसा माना गया है, तो उनके अनुसार जो उद्विकास है वो अचानक होता है, ठीक है। असतत और सतत नहीं होता, सतत मीन्स कंटिन्यूस, असतत मीन्स जो कंटिन्यूस नहीं होता, ऐसे रुक रुक के होता है, बट यहाँ पे अचानक होगा उद्विकास। ये किसने बोला है, ये बोला है डी ब्रीज ने। आधुनिक मानव की कपाल क्षमता, तो आधुनिक मानव की जो कपाल क्षमता है वो कितनी है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1200 से 1600 सीसी, ठीक है। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। सरीसृपों का सुनहरा युग था, तो सरीसृपों का सुनहरा युग किस काल को माना जाता है, प्रोटेरोजोइक महाकल्प को, पेलियोजोइक महाकल्प को, या मेसोजोइक महाकल्प को, या सीनोजोइक महाकल्प को। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो सरीसृपों का सुनहरा काल माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, वो माना जाता है मेसोजोइक महाकल्प को, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको करवा दिए, वाकई में इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं ना, प्लीज़ इनको देख के जिस तरह से बताती हूँ कॉपी में लिख लेना। देखो मैं पीडीएफ भी दे सकती पर मैं जानबूझकर नहीं दे रही, उसके पीछे रीज़न है। आप लोग पीडीएफ सिर्फ सेव करते हो, कभी नहीं पढ़ते। इससे बेटर एक पेपर लो, चुपचाप शांति से बैठो, इधर और इधर लिखो। मैंने आपको बोला जितना छोटा हो सके उतना लिखो, कुछ नहीं जा रहा। आप देखोगे 10 पन्ने के अंदर पूरी जूलॉजी के इंपॉर्टेंट सवाल और बॉटनी के कर लिया आपने, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत है बट लिटरली कर लो, फ़ायदेमंद रहोगे। और रही बात साइकोलॉजी की और उधर, तो अभी दिमाग मत खपाओ, मैंने पहले भी बोला है, पहले भी आपको एडवाइस दी है, अभी खो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो। मैंने आपको इतनी बार बोला घर वालों के फ़ोन लेके सब्सक्राइब कर दो, आपको सुनाई नहीं देता क्या? बोलोगे मैम तो गुस्सा हो गए, प्लीज़ कर दो यार, ठीक है। बाय बाय।